Yes, DLED fourth sem. Myself डॉक्टर प्रशांत कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ नंबर 11 जो है हिंदी एकांकी और आपका नाटक। क्या नाटक? बात क्या होती है कि अब हम बात करते हैं आपकी साहित्य की। तो साहित्य में सबसे पहले आपका आता है काव्य, आपका आता है। तो वहां पर जो भी आपका पद्य रूप जो काव्य है, पद्य रूप काव्य के दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है आपका दृश्य काव्य। पहले वाले से मतलब है कि जो आप हमारे श्रव्य से मतलब है जो हम अपने कानों से आपको सुनते हैं, जैसे कि आपका रेडियो। हम सिर्फ वहां से जो बातें आती हैं हम सिर्फ उनको देखते हैं, मतलब कान से आपका सुनते हैं उनको, ठीक है। और आपके और फिर जो आपका हुआ दृश्य काव्य, वह काव्य जो कि हम जिसको होते हुए अपनी निगाहों से देख रहे हैं, मतलब सीन। जैसे कि आपकी कोई भी शांत कोई, जैसे आप कोई पिक्चर को देखो और वो भी कैसे वॉल्यूम उसकी वैसी आप कर दो बंद और केवल फोटो देखो आप, तो वो आपका कौन सा हुआ दृश्य काव्य, है ना। तो काव्य के अंतर्गत दो आते हैं, गद्य और पद्य। और दृश्य जो आपका काव्य है, जहां पर देखने वाला जो काव्य है, दृश्य काव्य में आपके ये दो चीजें आती हैं, नाटक और एकांकी। अच्छा भाई, जब हम कोई गीत या कोई पोएट्री आपकी सुनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई सी भी पोएट्री आपकी सुनते हैं तो वह पोएट्री को सुनते हुए हमको आनंद की प्राप्ति हमको होती है। अच्छा, और वहीं जब हम कोई धारावाहिक देखते हैं या कोई सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो भी जो भी उसमें कलाकार अभिनय कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमको वह सीन देख करके भी बहुत आनंद आता है। और नाटक और एकांकी ये दोनों ही क्या हैं कि मनुष्य को देख करके ही ये बनाए जाते हैं और उनको देख करके ही लिखे जाते हैं। मतलब कोई कहानी या कोई फिल्म या कोई नाटक हम जब उसको सामने से होता हुआ देखते हैं तब हमको आनंद की और दोगुनी प्राप्ति होती है। हमको ये फील होता है कि ये हमारी ही स्टोरी दिखाई जा रही है, हमारी ही कहानी दिखाई जा रही है। अच्छा, दूसरा आपका जो आता है पॉइंट, दूसरा आपका आता है पॉइंट, क्या आता है वो? नाटक शब्द की व्युत्पत्ति, कि ये जो नाटक शब्द है यह कहाँ से पैदा हुआ। तो आप सब लोग जानते हैं, आपके गांव में भी आपने देखे होंगे, बहुत से आते हैं, वो लोग आते हैं ना जो आपके बांसों पे आपके लोग काम करते हैं और हम उनको क्या नट, है ना। तो वो जो आते हैं तो वो लोग जो कि बांस पे आपके कलाबाजियां दिखाते थे, अपने नट जो होते थे, तो वही व्यक्तियों से जिनका तात्पर्य होता है डांस करना। डांस मतलब नाचना। भगवान शंकर को भी आपके
नटराज कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जितने भी लोग, जितने भी डांस बने हैं, जितने भी आपके नाचने वाले की विधाएं बनी हैं, वो सब भगवान शिव से ही देख कर, इसलिए उन्हें नटों का बादशाह कहा जाता है, यानी कि उनका राज कहा जाता है ना। तो इसका जो मतलब होता है, नाटक शब्द का मतलब होता है नाचना या अभिनय करना या दूसरों की नकल करना, ठीक है। और भाई अपने संस्कृत विद्वान हुए हैं, एक धनंजय ने दूसरों के अनुकरण को ही नाटक का मूल आधार माना है। वह यह कहते हैं कि वह यह कहते हैं कि वह यह कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका अभिनय कर रहा है या दूसरों को देख करके उसकी कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो वह नाटक ही कर रहा है। और पात्रों पर दूसरों की अवस्था के कारण ही इस नाटक को आपके रूपक की संज्ञा दी गई है। और इन्होंने दृश्य रूपक ग्रंथ में भी ये लिखा है, वस्थान नाट्यम रूपक कृत समारोह पात्र, मतलब वस्था के साथ में नाटक करना ही उसका एक रूपक के ही समान कहा जाएगा, या वो एक नाटक के समान ही कहा जाएगा। अच्छा, ये तो थी हमारे नाटक, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये पैदा हुआ। अच्छा, दूसरी है नाटक की व्युत्पत्ति। ये जो भी हम रामलीला, कृष्ण लीला जैसे छोटे मोटे जितने भी हम बड़े छोटे मोटे नाटक देखते हैं, ये सब की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक आपके विद्वान हुए हैं डॉक्टर ईथ आपके, तो डॉक्टर ईथ साहब कहते हैं कि प्राचीन काल में प्राकृतिक शक्तियों तथा मौसम परिवर्तन के निवारण के लिए मनुष्य आपके उत्सवों को मनाया करते थे, जिनका विकसित रूप हमें नाटकों में दिखाई पड़ता है। कुछ संस्कृत भाषा शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मा ने आपके ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से ज्ञान, यजुर्वेद से नाट्य तथा विनय और धर्म वेद से आपका रस लिया, और पंचम वेद आपका फिर उन्होंने नाटक बना दिया। यानी कि डॉक्टर इस साहब का कहना है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा है, सर्दी ज़्यादा है, तो इन सब के दुखों को दूर करने के लिए वह पूजा करते थे, बहुत सारे उत्सव मनाते थे, और वही का जो विकसित रूप आज हमें नाटकों के रूप में दिखाई पड़ता है। आज हम सब उन्हीं को नाटक कहते हैं। और जो भी हो, आधुनिक नाटकों का मूल रूप हमें नटों द्वारा दिए गए अभिनय में ही मिलता है, जिसका बीज वैदिक काल में विद्यमान था, और वहां से हमको रामायण और महाभारत में भी नाटकों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। अच्छा,
आपकी हेडिंग है नाटक की उपादेयता। तो मतलब है कि नाटक की लोकप्रियता उसकी उपादेयता पर आधारित है। मतलब जितना नाटक लोकप्रिय होगा वह उतना ही उपयोगी भी समझा जाएगा। वह जनसाधारण की वस्तु है। नाटक क्या है, वह उसको सामान्य लोग ही देखते हैं और इसकी उपादेयता किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। नाटक तो सभी के लिए होता है। देखो, अगर आपकी जब गांव में लीला जब आपकी होती है तो उसको सभी लोग देखने जाते हैं। वैसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा कोई जातिगत ऐसा कुछ नहीं हम करते। हम इसको सभी लोग सामान्य रूप से उसको देखते हुए चलते हैं। और यही बात को ध्यान में रख करके महामुनि भरत मुनि ने कहा था कि नाटक दुखांतों, श्रमजीवियों, शोकार्तों, तपस्वियों सभी के लिए उपयोगी होगा। मतलब जो लोग दुखी हैं, मेहनती हैं, शोकाकुल हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन सभी के लिए नाटक जो है बहुत ही लाभदायक होगा। और अभिनव भारत ने विनव नाट्यशास्त्र में नाटक की जो व्याख्या की है वह नाटक की उपादेयता पर प्रकाश डालते हैं। वह लिखते हैं कि नाटक वह प्रयोग है जिसके द्वारा किसी भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक और कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित स्वांग के अनुसार नाटक प्रयोक्ता प्रशिक्षित नट आपके रंगमंच पर अभिनय और संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में इसे उत्पन्न करने और मनोविनोद करते हैं और परोक्ष रूप से उन्हें उपदेश और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। मतलब नाटक आपका वह प्रयोग है जिसके द्वारा जो व्यक्ति नाटक को कहता है, लिखता है या फिर जो मंच पर उसको प्रस्तुत करता है अपनी विनय के द्वारा, संवादों के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा, संगीत के द्वारा, तो वह सब क्या है, वह सब मनोविनोद करते हुए परोक्ष रूप से जो हम किसी नाटक वगैरह को देखते हैं तो मनुष्य के मन में शांति का भाव आता है। वह थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल करके फिर उसमें ही अपना मन मस्तिष्क को लगा देता है। ये प्रकार से दर्शकों को, सामाजिकों का मनोविनोद करना और उन्हें उपदेश देना तथा मानसिक शांति प्रदान करना ही नाटक का प्रयोजन है कि सबको मानसिक शांति मिले, मनोरंजन हो, आनंद आए और सभी कार्य फिर उसके पूरे हों। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है, वो आती है कि हिंदी आपके नाटक के आधुनिक भेद कि मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो समय है वर्तमान समसामयिक दौर में कितने प्रकार के आपके नाटकों को देखा जा रहा है या वो नाटक किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा विषय वस्तु की दृष्टि से नाटकों के ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक आदि भेद किए गए हैं। मतलब ये ऐतिहासिक नाटक हैं, ये सामाजिक नाटक हैं, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं और ये आपके ज्ञानवर्धक यानी कि बालकों के एजुकेशन के लिए नाटक हैं। तो इस प्रकार से उनको बांट दिया गया है। और समस्या नाटक नाम का एक नया भेद भी स्वीकार किया गया। मतलब एक हम क्या करते हैं कि एक वो भी हम आगे करने लगे हैं नुक्कड़ नाटक। तो वो वाले में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी गांव की कोई भी दिक्कत को 4-5 लोगों के माध्यम से अभिनय करते हुए हम उसको प्रस्तुत करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे गांव में अभी ये दोष चल रहे हैं। तो नाटक के आधुनिक भेद कई प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला नाटक है आपका गीत नाटक। मतलब कि जो नाटक जहाँ पर आपके संवाद सॉन्ग गीत में गाए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो वह आपके गीत नाटक होते हैं। दूसरा आपके हैं रेडियो नाटक। मतलब आपने देखा होगा कि आपके ट्रांजिस्टर्स पर जो भी नाटक प्रसारित किए जाते हैं, वह कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं, वे सारे आपके ट्रांजिस्टर यानी कि आपके रेडियो नाटक कहे जाते हैं। दूरदर्शन नाटक,
दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले, लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले और दूरदर्शन नाटक की उसमें आते हैं। और दूरदर्शन ने नाटकों की लोकप्रियता एवं विकास की महत्वपूर्ण एक भूमिका बनाई है, जहाँ पर सबसे पहले हमको धारावाहिकों की प्रारंभ आपको दूरदर्शन से ही हमें देखने को मिला था। चौथा आपके होते एकांकी नाटक। वह यह एक घटना, एक परिस्थिति, एक उद्देश्य से लिखे जाने वाले केवल एक ही अंक के नाटक कहे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के हो गए आपके नाटक: गीत नाटक, रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक और आपके एकांकी नाटक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमको नाटक के ज्ञान देने का उद्देश्य है। हमें बालकों को नाटकों का अध्यापन कार्य क्यों करना चाहिए? तो पहला पॉइंट इसमें कहता है कि बालकों को भिन्न भिन्न विषयों पर मानव व्यवहार को जानने में समर्थ बनाना। और दूसरा पॉइंट कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शनों से छात्रों को विकसित करना। मतलब जब छात्र कई प्रकार के नाटकों को जब वह देखते हैं, तब वह व्यक्ति के जीवन दर्शन से भी अवगत होते जाते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 कहता है जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराकर छात्रों को अपने भावी जीवन में देश काल के अनुसार समायोजन करने की क्षमता को प्रदान करना। मतलब हम जब जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं का ज्ञान हम बच्चों को बता दें और फिर वह स्वयं के जीवन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख करके वही प्रकार से फिर जीवन को जीने की कला विकसित करें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि नाटक से बालक आत्म प्रकाशन में प्रशिक्षित हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि यह कहता है कि नाटक को देखने से या नाटक में संवाद करने से, अभिनय करने से बालक का जो आत्मविश्वास है, आत्म जो बल है, वह बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि नाटक बालकों के मनोभावों को संगठित करके उन्हें उच्च कोटि का स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। कि नाटक जो है बालकों के जितने भी मन के भाव होते हैं उन सबको संगठित करके उनको एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल का स्वस्थ मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट करता है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि बालकों को जीवनोपयोगी ज्ञान व उपदेश देना। कि हम जब गौतम बुद्ध का देखते हैं, पन्ना धाय का देखते हैं, हम किसी भी महापुरुष का जब हम नाटक देखते हैं तो हम अपने जीवन में वैसा बनने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है कि आदर्श व्यक्तियों के उदात्त चरित्र के अभिनय द्वारा जनसाधारण की भावनाओं का परिष्कार करना। मतलब जो लोग बहुत ही महान हैं, उच्च कोटि के हैं, जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो वह जन सामान्य के लिए, समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हम समाज की दूषित भावनाओं को भी सही करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 है कि पॉइंट नंबर 8 बालकों को अपनी मूल संस्कृति से परिचय। मतलब जब हम नाटक देते हैं तो बालक सीख जाता है कि हमारे यहाँ पर ये कार्य किए जाते थे, ये हमारा मूल गुण है, यही हमारा मूल धर्म भी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 है कि छात्रों की भाषा शैली को विकसित तथा उनके शब्द सूक्ति भंडार को भी हम बहुत ही विकसित बना देते हैं। मतलब नाटकों से बालकों की भाषा जो शैली है वह भी विकसित होती है, उनका जो शब्द भंडार है वह भी विकसित होता है। मतलब ये तो आपकी ये पूरी पुस्तक ही ये बात कहती हुई आई है कि बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि हम कुछ भी करें जिससे हम नए वर्णों को सीखें, नए आपके हम शब्दों को सीखें। पॉइंट नंबर 11 है कि अपने देश की सभ्यता, संस्कृति व गौरवशाली इतिहास से अवगत कराकर आत्मगौरव की भावना का विकास करना। कि हम अपने देश की सभ्यता को सीख जाते हैं, अपने देश की संस्कृति को सीख जाते हैं और अपने देश के गौरवशाली इतिहास को जानकर हमको अपने देश और स्वयं पर भी बहुत गर्व होता है। तो भी हमको नाटक देखने चाहिए।
पॉइंट नंबर 12 कहते हैं नाट्य साहित्य में छात्रों की जिज्ञासा को उत्पन्न करना, कि मतलब छात्रों के भीतर से भाव पैदा हो कि हमको नाटक करना है, नाटक पढ़ना है और नाटक देखना है। तो यार ये था आपका। और अच्छा, अब हम आपको बताते हैं नाटक के पाठ आपके रूप। तो पाठ्य पुस्तक में अलग अलग प्रकार के प्रकृति के कई नाटक संकलित किए जाते हैं और उनके पाठ रूप भी अलग अलग होते हैं। देखो, पहला है आपका गहन घनिष्ठ पाठ, जो कि इससे पहले वाला जो पाठ नंबर 10 था वह पूरा पाठ गहन और द्रुत पाठ पर आधारित था। तो यहाँ भी वही बात आई है कि गहन घनिष्ठ पाठ यहाँ पर आपका कहता है कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली प्रधान नाटकों को पढ़ाने के लिए इस पाठ रूप को बनाया जाता है और इन पाठों का उद्देश्य द्रुत वाचनोच्छिष्ट पाठों के अध्ययन की प्रेरणा देना और छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करवाना और भाषा पर संपूर्ण साधिकार का प्रदर्शन करना या उसको प्राप्त करना। मतलब ये पाठों का उद्देश्य है कि हम एक तो जल्दी जल्दी पाठ पढ़ना सीखें, दूसरा छात्रों का जो शब्द है कोश है उसमें वृद्धि करें और हम स्टेप बाय स्टेप उनको बताते जाएं और बालक अपनी मातृभाषा पर भी संपूर्ण अधिकार को पा सकें। दूसरा आपका रचना पाठ। ये पाठ का उद्देश्य मौखिक तथा लेखन संबंधी जो आपकी अभिव्यक्ति का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम मौखिक और आपका लिखित दोनों को बता सकें। तीसरा है आपका संवाद पाठ। संवाद पाठ से मतलब संवाद शैली, संवाद होते हैं दो, जब कई सारे पात्र आपस में बातें कर रहे होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहाँ से कोई और बोले, राम प्रसाद इसमें बोले कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो वहाँ पर जब हम ऐसे कोई नाटक देखते हैं भगत सिंह के, राम प्रसाद के, तो उन पात्रों के बीच में जो बातचीत होती है वह आपका संवाद कहा जाता है। संवाद मीन्स होता है डायलॉग। तो डायलॉग पाठ के लिए भी इसको गाया जाता है और ये पाठ के रूप में छात्रों से नाटकीय संवाद के लिए जरूरत समझकर छात्रों को चूज करके उनके बीच में संवाद शैली और वार्तालाप में कराया। मतलब हम 2-4 बच्चों को लेकर उनसे कहते हैं आप एक दूसरे के साथ में संवाद बोलिए और जब वह संवाद बोलते हैं तो वह नाटकीय शैली के बारे में वो विकसित ही हो जाते हैं। और चौथा है आपका अभिनय रस पाठ। ये है कि अभिनय से आप जानते हैं कि नाट्य पाठों को पढ़ाने के लिए इस पाठ रूप को बनाया जाता है और यहाँ पर जो छात्र जिनको टीचर ने नाटक के लिए पात्रों के लिए वो लाए हैं वही पात्र मंच पर उनको तरह तरह की भूमिकाएं दे करके हम कहते हैं आप इस नाटक को प्रस्तुत कीजिए और यह अभिनय जो है, यह जो एक्टिंग जो है वह कक्षा में या फिर आपके किसी भी मंच पर करवाई जाती है और एकांकी पाठ के लिए एकांकी के लिए यह विधि सबसे उत्तम विधि मानी गई है। तो आज मैं आपको पाठ नंबर 11 में यहाँ तक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पाठ भी मैं पूरा कर दूंगा। सोमवार को आपका ये पाठ नंबर 11 हो जाएगा पूरा। फिर आपके 7 पाठ बचाएंगे। पाठ नंबर 12 आपका हिंदी कहानी है ना। कहानी के बाद आपका पाठ नंबर 13 है निवार संस्कृत। 5-6-7 पाठ आपके बचे हैं। मैं बहुत ही शीघ्र आपका काम कर रहा हूँ। बहुत बार बच्चों, बहुत ही शीघ्र आपके परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, तो अपना जो कार्य है वह करते रहें
और बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।